हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, एक और चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है और अगेन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन। और ह्यूमन इवोल्यूशन से भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द प्रीवियस ईयर इन द नीट एग्जाम। ठीक है, तो अगेन इस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना है, लास्ट तक पूरा पढ़ना है, एक एक चीज अच्छे से समझनी है क्योंकि एनसीईआरटी ने फिर से ये वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको ठीक से नहीं दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो इसको हम प्रॉपर्ली समझ पाते हैं, ना ही वहां से हम क्वेश्चंस निकाल पाते हैं। तो यहां पर उन सारी चीजों को प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट करके, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके, कंसेप्चुअली जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करने वो सारे ऐड करके यहां पर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जो हैंड रिटन नोट्स यहां पर हम यूज कर रहे हैं वो बच्चे जो जोश और जुनून के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बैचेस में हैं उनको डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। जोश बैच 11th क्लास स्टूडेंट्स का बैच और जुनून 12th और ड्रॉपर्स का जो 23 को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों बैचेस बच्चों सोचिंग ऐप, हमारी नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर रन कर रहे हैं। लाइव लेक्चर्स एंड डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है। तो यदि आप भी चाहते हो कि एक वर्किंग डॉक्टर के साथ अपनी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करो, 360 आउट ऑफ 360 अटेन करो नीट के अंदर, और जिस तरह से मैंने नीट को एक बार में क्रैक करा आप भी एक बार में क्रैक कर पाओ, तो बच्चों आप भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। 3 काम आपको करने हैं। प्ले स्टोर से सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लो, दूसरा काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तीसरा काम क्या करना है बच्चों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप के डैशबोर्ड पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर एवोल्यूशन। इसके साथ हमारे 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, परसों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया था। कल लाइव लेक्चर्स नहीं हो पाए थे ड्यू टू इमरजेंसी सर्जरीज, तो मुझे जाना पड़ा था, इसीलिए कल ये लेक्चर जो होना था एवोल्यूशन का आज शेड्यूल करा है। और टाइम टेबल को वापस से कुछ रिवाइज किया गया है। जो रिवाइज्ड टाइम टेबल है आफ्टर दिस लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा बच्चों ऑफ द रिमेनिंग वीक। ठीक है, जो नए चैप्टर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स भी खत्म हो गया है, एवोल्यूशन भी आज खत्म हो जाएगा, तो एक बार बता देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑलरेडी रन कर रहा है बच्चों। अब इसके अलावा 2 चैप्टर्स और हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक बॉटनी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जहां पर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे। उसके बाद बच्चों जैसे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होगा, हम उसको 12th के चैप्टर से रिप्लेस करेंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक, और फिर माइक्रो जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी पैरेलल में। तो एक तरह से 2 12th की चैप्टर्स एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक तो मॉलिक्यूलर बेसिस, ताकि एक ही कंटिन्यूटी में जेनेटिक्स खत्म हो जाए, और साथ में एक और 12th का चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन इवोल्यूशन बच्चों, तो सबसे पहले तो भाई हम जो ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी होती है उसको कहते क्या है, दैट इज नॉन एज पेलियो एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर इज नॉन एज पेलियो एंथ्रोपोलॉजी। ये टर्म याद रखना है हमें। अब यहां पर बच्चों मैंने आपको पूरी जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, हमारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है ना, कंप्लीट टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ह्यूमंस की, वो दे रखी है। तो ये एक तरह से वो हो गया कि कई बार आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो कोई भी घर पे आता है गेस्ट, तो उनसे पूछते हैं बेटा आपका नाम बताओ, आपके पापा का नाम बताओ, आपका एड्रेस बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, है ना, पूरा उनसे पूछा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है छोटे बच्चों का। और ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि उनको ये सारी बेसिक चीजें उनके बारे में पता हो। इन द सेम वे हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, और एक बायोलॉजी स्टूडेंट से एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई हम जब खुद ह्यूमंस हैं तो कम से कम हमें हमारी बायोलॉजिकल पोजीशन तो पता हो कि हम इस एनिमल किंगडम में कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना, कौन सी किंगडम को बिलोंग करते हैं, कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक छोटे बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको अपना स्कूल और क्लास पता हो। बट आई बेट कि ज्यादातर बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, नीट एस्पिरेंट्स को, ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की या टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस भी याद नहीं होती है। तो उसके में आपकी भी गलती नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं ठीक से या आपको बताते ही नहीं है ना। तो यहां पर मैंने पूरी तरह से अच्छे से मेंशन कर रखी टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बच्चों। तो वो क्या है देख लो एक बार। कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कौन सा बच्चों, हमारा कोडेटा। क्यों, हमारे पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में।
सब फाइलम वर्टिब्रेटा क्यों? क्योंकि हमारा जो नोटोकॉर्ड होता है बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनाता है जो हमारी स्पाइन को यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं हम? मेमेलिया। क्यों? क्योंकि मेमल्स के अंदर जितनी भी फीमेल्स होती है उन सब में आपको फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स मिलेगी बच्चों। ठीक है, सभी मेमल्स में आपको मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट मिलती है। सब क्लास थीरिया है बच्चों, इंफ्रा क्लास यूथीरिया है। ठीक है, यहां पर हम प्लेसेंटल जो होती है पोजीशन उसके हिसाब से बात करते हैं। यूथीरियंस आर ट्रू प्लेसेंटल मेमल्स। ऑर्डर कौन सा है बच्चों? हमारा प्राइमेटा। ठीक है, प्राइमेट्स क्यों? जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके डिजिट्स पर यानी कि हाथों की फिंगर्स पे, पैरों के टोज पे, जो क्वाड्रूपेड्स हैं जो चारों ही लिम्स को पैरों के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उनके डिजिट्स पे, टोज पे यदि नेल्स हैं तो उन सबको हम किन में रखते हैं? प्राइमेट्स में रखते हैं बच्चों। तो वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेल्स ऑन डिजिट्स। सब ऑर्डर कौन सा है बच्चों? हमारा एंथ्रोपोइडिया। ये किस बेसिस पे आया नाम? फेशियल मसल्स फॉर एक्सप्रेशन। हम फेशियल एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं बच्चों और वहां से ये एंथ्रोपोइडिया टर्म आया है हमारा। ठीक है, फैमिली कौन सी है बच्चों? हमारी होमिनिडे। ठीक है, तो क्यों इरेक्ट पोस्चर? हम सिर्फ दो पैरों पर चल रहे हैं, चारों लिम्स को यूज नहीं कर रहे हैं चलने के लिए, वहां से ये हमारी फैमिली का नाम आया, दैट इज होमिनिडे। जीनस क्या है बच्चों? होमो। एंड स्पीशीज क्या है हमारी? सेपियंस। ओवरऑल हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है बच्चों? होमो सेपियंस। यदि हम सब स्पीशीज की भी बात करें वो भी हमारी सेपियंस ही हैं। तो यदि हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से करें बात, यदि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से बात करें, बाइनोमियल नेम तो हमारा होमो सेपियंस हो जाएगा। ट्राइनोमियल नेम की यदि हम बात करें बच्चों तो वो क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस सेपियंस हो जाएगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग केशव, गुड मॉर्निंग अनन्या। आई थिंक ये जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है अब आप लोग याद कर लोगे, समझ में भी आ गई होगी। ये बहुत जरूरी होती है कि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, एटलीस्ट आपको ह्यूमंस की टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन तो याद हो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी ने जो ह्यूमन इवोल्यूशन दे रखा है उसको बीच में से स्टार्ट करा है, बहुत लेट स्टेज से स्टार्ट करा है ना? बट हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि पहले क्वेश्चंस आ भी चुके हैं बिल्कुल कि हाँ कहां से शुरुआत हुई ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी आए हैं और वो पता भी होना चाहिए हमें बच्चों। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें हैं, फैक्ट्स हैं। कैरोलस लिनेयस कॉल्ड ह्यूमंस एज होमो सेपियंस वाइज मैन, है ना? पहली बार जो हम कहते हैं लिनेयस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था बच्चों, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से तो होमो सेपियंस नाम रखते ही हम, वो ठीक है। बट लिनेयस ने ही सब स्पीशीज की हम वैरायटी की बात करें तो उसको भी यहाँ पर डिफाइन एंड नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करी थी, वाइजमैन यूज करा था, जिसको अब यूज नहीं करते हैं। हम सब स्पीशीज में होमो सेपियंस सेपियंस यूज करते हैं बच्चों। डार्विन ने मैन के एंसेस्ट्री को एक्सप्लेन करा था एक बुक में, द डिसेंट ऑफ मैन बच्चों। ठीक है, तो डार्विन ने एक और बुक पब्लिश करी थी, डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। अब हमने क्या कहा भाई, हम किनको बिलोंग करते हैं? वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा, है ना? अभी हमने बात करी थी, यहां पर एक बार वापस से क्लास मेमेलिया, आप चाहो तो सब क्लास और इंफ्रा क्लास एक बार छोड़ भी सकते हो, नहीं भी याद रहे आपको ये, है ना? लेकिन बाकी सारी जितनी भी यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो हमें याद होनी चाहिए, सिर्फ सब क्लास इंफ्रा क्लास आप छोड़ सकते हो बच्चों। वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है, तो अब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन? फ्रॉम द ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स, कि प्राइमेट्स का ओरिजिन किससे हुआ, कैसे हुआ? तो प्राइमेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एलिफेंट श्रीव्स बच्चों। किससे ओरिजिनेट हुए प्राइमेट्स? श्रीव्स से। देखो प्राइमेट के ऊपर क्या है? क्लास, क्लास मेमेलिया, इसका मतलब प्राइमेट्स भी किसको बिलोंग करेंगे? मेमल्स। और मेमल्स में से ही जो इंसेक्टिवोरस, चूहे के जैसे कुछ मेमल्स थे, इंसेक्ट्स को खाने वाले, ऐसे श्रीव्स जिनको हमने क्या नाम दिया बच्चों? एलिफेंट श्रीव्स। उन एलिफेंट श्रीव्स से प्राइमेट्स का ओरिजिन हुआ बच्चों। किससे हुआ? एलिफेंट श्रीव्स से। आगे बात समझ में क्लियर है ना? जैसे बच्चों यहां पर यदि हम बात करें, आई थिंक क्लियर दिख रही होगी आपको चीजें। एलिफेंट श्यू कुछ कुछ ऐसा ही चूहे के जैसा ही दिखता था बच्चों। विजिबल है बच्चों आपको पिक्स यहां पर प्रॉपर्ली? विजिबिलिटी है या नहीं है? यदि नहीं है तो मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो पिक्सल्स टूटेंगे नहीं। दिख रहे हैं वैसे? ठीक है, चलो, है ना? तो सबसे पहले तो अब देखो, क्या हम, यदि मैं आपको ये चीज नहीं दिखाऊं या नहीं बताऊं तो क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि वास्तव में हमारा ओरिजिन इनसे हुआ है, हम इनसे इवॉल्व हुए हैं? लेकिन ये फैक्ट है बच्चों, दिस इज ट्रू।
कि प्राइमेट्स का ओरिजिन इनसे ही हुआ है, और जब प्राइमेट्स का ओरिजिन इनसे हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा ओरिजिन भी इनसे हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी प्राइमेट्स को ही बिलोंग करते हैं बच्चों, है ना, विजिबल है, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो जो फर्स्ट प्राइमेट्स इवॉल्व हुए बच्चों, वो फर्स्ट प्राइमेट्स किससे इवॉल्व हुए? इंसेक्टिवोरस मेमल्स, शूज, छछूंदर जिनको हम बोलते हैं, जो के भाईबंद होते हैं, उनमें भी कौन सी वेराइटी से? एलिफेंट शूज से बच्चों, है ना। और जो फर्स्ट प्राइमेट्स थे वो ट्री शूज थे, पेड़ों पर रहने वाले चूहे के जैसे दिखने वाले कुछ एनिमल्स, ट्री शूज बच्चों, जो अभी मैंने एक्चुअली डायग्राम बताया था, दैट वाज ऑफ अ ट्री शूज, है ना। फिर प्राइमेट्स में फर्दर इवोल्यूशन हुआ बच्चों, फर्दर डेवलपमेंट हुआ और नए प्राइमेट्स इवॉल्व होने लगे। तो फर्स्ट प्राइमेट्स तो ट्री शूज थे, उसके बाद कौन आए बच्चों? लीमर एंड लॉरिस आए, है ना। तो ऑर्डर प्राइमेटा को हम मेनली 3 सब ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, लेमुरोइडिया, टार्सियोइडिया एंड एंथ्रोपोइडिया। लिमोरोइडिया सबसे पहले आया इसमें सब ऑर्डर, जिसमें लीमर एंड लॉरिस हैं बच्चों, और फिर टार्सियोइडिया में टार्सियर्स आए। तो लीमर, लॉरिस और टार्सियर भाई साहब को भी आपके लिए यहां पर लेकर आऊं। ये लीमर देखो बिल्कुल छछूंदर, अब देखो इवोल्यूशन आपको दिख भी रहा होगा, है ना, जो बिल्कुल चूहे के जैसा छछूंदर शिव हमें दिख रहा था, वो अब थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, शेप में, साइज में अंतर आ रहा है, लीमर। फिर लॉरिस, ठीक है, और लॉरिस के बाद कौन आया बच्चों? टार्सियर। देखो देखकर भी शर्म आ रही होगी कि हम ऐसे थे पहले, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट प्राइमेट कौन से बने? फर्स्ट रियल प्राइमेट वर ट्री शूज। ट्री शूज के बाद फिर 3 सब ऑर्डर की हम बात करते हैं, कौन कौन से सब ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर? सब ऑर्डर लेमरोइडिया, ठीक है, तो टार्सियोइडिया और फिर एंथ्रोपोइडिया, ठीक। हम मेनली एंथ्रोपोइड्स को बिलोंग करते हैं। तो लीमर, लॉरिस, टार्सियल। लिमोरोइडिया में लीमर और लॉरिस यहां पर है, ये लॉरिस है, ये लीमर है। तो पहले लीमर आया, फिर लॉरिस आया, फिर टार्सियर आया। इस ऑर्डर में इवोल्यूशन चल रहा है बच्चों अभी, ठीक है। यहां तक आई थिंक क्लियर है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। तो लिमोरोइडिया हो गया, टार्सियोइडिया हो गया, इनको हम लीमर, लॉरिस और टार्सियर को प्रोसीमियंस भी कहते हैं बच्चों। हम किसको बिलोंग करते हैं? सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया ऑफ ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। और एंथ्रोपोइड्स के अंदर कौन कौन आते हैं बच्चों? मंकीज, एप्स एंड मेन, बंदर, चिंपांजी वगैरह और हम खुद, ये तीनों किस में आते हैं बच्चों? सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया के अंदर आते हैं। जो एंथ्रोपोइड्स हैं इनको हम सीमियंस भी बोलते हैं। सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया के एनिमल्स को, मेंबर्स को, यानी कि मंकीज, एप्स और मेन को हम सीमियंस भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बता दी भाई, सबसे पहले लीमर आया, फिर लॉरिस आया, फिर टार्सियर आया, ठीक। टार्सियर के बाद फिर एंथ्रोपोइड्स आए, एंथ्रोपोइड्स में पहले मंकीज आए, फिर एप्स आए, फिर मेन आए। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भाई लीमर, लॉरिस और टार्सियर, इन तीनों की यदि हम बात करें, इन तीनों की रिश्तेदारी के हिसाब से हमारे ज्यादा क्लोज, ज्यादा करीबी रिश्तेदार कौन है? तो भाई जो सबसे पहले आया होगा वो हमसे बहुत दूर का रिश्तेदार है, और जो थोड़ा बाद में आया होगा वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा करीबी रिश्तेदार है। तो हम क्या कह सकते हैं? इन तीनों में टार्सियर जो है वो क्लोजेस्ट है हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से, और लीमर जो है वो फार्देस्ट है, सबसे दूर वाला है बच्चों। क्लियर? आगे बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां तक बात हो गई अपनी टार्सियर तक की। अब एंथ्रोपोइड्स स्टार्ट करेंगे अपन। सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया किस किस को इंक्लूड करता है? मंकीज को, एप्स को और ह्यूमंस को बच्चों। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। उनमें भी सबसे पहले कौन आए? मंकीज, फिर कौन आए? एप्स, और फिर कौन आए? ह्यूमंस। तो पहले किसके बारे में बात करेंगे? पहले मंकीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम एप्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारे खुद के बारे में बात करेंगे। इस तरह से हमारा इवोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मंकीज की बात करें बच्चों, तो मंकीज को भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, जिनका इंफ्रा ऑर्डर होता है बच्चों कैटेरिनी। कई बार ये प्रीवियसली स्टेट पीएमटीज में पूछा जाता था, एम्स में भी एक आध बार पूछा गया, इसलिए मैंने इंक्लूड कर रखा है। और न्यू वर्ल्ड मंकीज, इनको इंफ्रा ऑर्डर प्लेटेरिनी में रखते हैं। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड जो नाम है ये समय के हिसाब से नहीं है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है बच्चों। एशियन कंट्रीज जो है बच्चों, जैसे हमारा इंडिया भी एशिया में है, तो हिमालय के नीचे का जितना भी पार्ट है ये सब किस में आता है? मेनली ये ओल्ड वर्ल्ड में आता है। और यहां पर मिलने वाले, हमारे देश में मिलने वाले बंदर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में, इंफ्रा ऑर्डर कैटेरिनी के अंदर।
और बच्चों जो यूरोपियन कंट्रीज है वो सब न्यू वर्ल्ड में आती है और वहां पर जो बंदर मिलते हैं वो इंफ्रा ऑर्डर प्लेटरीनी में आते हैं, उनको हम न्यू वर्ल्ड मंकीज कहते हैं। क्या डिफरेंसेस इन दोनों में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेल की, पूंछ की। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं बच्चों इनमें नॉन प्रीहेंसाइल टेल है, जबकि जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है उनमें प्रीहेंसाइल टेल है। प्रीहेंसाइल टेल का क्या मतलब होता है? प्रीहेंसाइल टेल का मतलब होता है ऐसी पूंछ जिसको चीजों को ग्रिप करने के लिए या पकड़ने के लिए काम में लिया जा सके बच्चों, है ना। तो आपने यदि कभी गौर किया हो तो हमारे देश में मेनली दो तरह के बंदर आपने देखे होंगे, एक लाल मुंह के बंदर और एक काले मुंह के लंगूर जो होते हैं बच्चों। और ध्यान से देखा हो, नोटिस किया हो तो आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो अपनी पूंछ को किसी टहनी पे लपेट के लटके हुए हों, है ना। अपनी पूंछ से वो किसी चीज को ग्रिप नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में जो लाल मुंह और काले मुंह के बंदर मिलते हैं, लंगूर मिलते हैं और लाल मुंह के बंदर मिलते हैं, वो हाथों से ही चीजों को पकड़ते हैं बच्चों, है ना। तो ऐसी टेल जिसको ग्रिपिंग के लिए नहीं काम में लिया जा सकता वो तो क्या है, नॉन प्रीहेंसाइल। और जिसको लिया जा सके वो कौन सी है बच्चों, प्रीहेंसाइल टेल। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में तो नॉन प्रीहेंसाइल टेल मिलती है, लेकिन जो यूरोपियन मंकीज है बच्चों वो पूंछ को काम में लेते हैं, ग्रिपिंग में भी। यहां पर जो पूंछ है वो ग्रिपिंग के काम नहीं आती लेकिन बैलेंसिंग के काम तो आती है, लेकिन यहां पर ग्रिपिंग के काम भी आती है, उसको हम कहते हैं प्रीहेंसाइल टेल। हनुमान जी कर सकते थे, तो हनुमान जी यदि हम वैसे देखा जाए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो किस में आ जाएंगे, न्यू वर्ल्ड मंकीज के अंदर आ जाएंगे बच्चों। फिर नोज एंड नॉस्ट्रल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है बच्चों उनकी नाक कुछ कुछ हमारे नाक की जैसी होती है। कैसे? रिलेटिवली पतली होगी, नैरो होगी, नीचे की तरफ ये जो दो छेद है हमारे नॉस्ट्रल्स ये नीचे की तरफ होंगे उनके भी, जैसे हमारे भी नीचे की तरफ हैं बच्चों। तो नैरो नोज विद डाउनवर्ड डायरेक्टेड नॉस्ट्रल्स। जबकि जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है उनकी नाक चपटी होती है, फ्लैट नोज, और ये जो छेद है ये सामने की तरफ दिखते हैं बच्चों, है ना। तो फ्लैट नोज विद फॉरवर्ड डायरेक्टेड नॉस्ट्रल्स, चपटी नाक, नॉस्ट्रल्स सामने की तरफ खुले हुए हैं। थंब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में ऑपोजिबल, जबकि न्यू वर्ल्ड मंकीज में नॉन ऑपोजिबल। ऑपोजिबल थंब का मतलब क्या होता है, देखो हमारे हाथ में हमारा जो थंब है ये हमारी फिंगर से ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर है ना। और इसी की वजह से हम ये पेन को पकड़ने वाली जो ग्रिप होती है, पोजीशन होती है थंब और इंडेक्स फिंगर की, ये बना सकते हैं। मतलब हमारा थंब हमारी फिंगर्स को अपोज कर सकता है, हम हमारे थंब को हमारे फिंगर्स के अगेंस्ट प्रेस कर सकते हैं, है ना। तो ये जो ग्रिप होती है बच्चों जिसमें थंब को फिंगर्स के अगेंस्ट अपोज करके हम किसी चीज को पकड़ते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं दिस ग्रिप इज कॉल्ड एज पिंसर ग्रिप, PINCER, पिंसर ग्रिप, है ना। और इस केस में जो थंब होगा उसको हम कहेंगे अपोजिबल थंब है। तो हमारे देश में जो बंदर मिलते हैं उनके अपोजिबल थंब है। आपने देखा होगा केला पकड़ के आराम से छील कर खाते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस ग्रिप, है ना। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं उनमें आपको थंब ऐसे मिलेगा, 90 डिग्री पे नहीं मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपने थंब को फिंगर्स के अगेंस्ट अपोज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज को ग्रिप नहीं कर सकते, ग्रिप तो ऐसे भी किया जा सकता है ना, तो ऐसा तो ग्रिप कर सकते हैं, हाँ पिंसर ग्रिप नहीं मिलेगी उनमें। तो पर्टिकुलरली विच टाइप ऑफ ग्रिप इज एब्सेंट इन न्यू वर्ल्ड मंकीज, पिंसर ग्रिप। अपोजिबल थंब इज एब्सेंट इन न्यू वर्ल्ड मंकीज, इट इज प्रेजेंट इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, जिसकी वजह से पिंसर ग्रिप होती है। लेकिन कोई पूछे कि भी अपोजिबल हैंड होता है नहीं होता, होता है ओवरऑल हैंड तो अपोजिबल, मतलब ग्रैस्पिंग हैंड होता ही नहीं होता, अपोजिबल नहीं, ग्रैस्पिंग हैंड होता ही नहीं होता। तो ग्रैस्पिंग हैंड तो है, ग्रैस्प कर सकते हैं, किसी चीज को पकड़ तो सकते हैं ना बच्चों। तो ग्रैस्पिंग हैंड तो है न्यू वर्ल्ड मंकीज में, लेकिन अपोजिबल थंब यानी कि पिंसर ग्रिप नहीं होती। ठीक, ये पॉइंट्स आए नहीं आए समझ में, टेल वाला और थंब वाला, ये नए पॉइंट्स हैं, ये आपने नहीं पढ़ रखे हैं पहले, इसलिए पूछ रहा हूं। कोई डाउट हो बेटा पूछ लेना हाथों हाथ, लाइव क्लास का ये मतलब होता है। मैं इसीलिए कहता हूं ज्यादातर बच्चे जितने भी हैं बैच में वो सर्दियां अगर अलग आ गई, सुबह सुबह क्लास होती है ना, उठने में दिक्कत आती है, तो आप लोग ये प्रेफर करते हो कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें। बट लाइव लेक्चर क्यों स्कूल में क्यों बुलाया जाता है, पर वो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे सकते हैं टीचर्स के रिकॉर्ड करके, क्योंकि जो लाइव लेक्चर्स में आप गेन करते हो कभी भी रिकॉर्डेड में नहीं कर सकते हो। ये डिफरेंस तो है बच्चों, है ना। तो प्रीफर करा करो कि हम लाइव लेक्चर्स को ही कोशिश करें अटेंड कर पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेंटल फॉर्मूला, डायजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वहां पर मैं ऑलरेडी आपको ह्यूमंस का, अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला बता चुका हूं। वही सेम डेंटल फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का, 2123/2123।
है ना। लेकिन न्यू वर्ल्ड मंकीज में आपको एक्स्ट्रा दांत मिलेगा हर हाफ ऑफ जो में, तो इनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2133/2133। एक्स्ट्रा प्रीमोलर होता है हर हाफ ऑफ जो के अंदर, 4 दांत ओवरऑल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इनके पास 36 दांत होते हैं इन प्लेस ऑफ 32। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला में भी अंतर है। रिप्रोडक्टिव साइकिल, अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, वहां पर मैं आपको मेंस्ट्रुअल और स्ट्रस दोनों पढ़ा चुका हूं, और वहां पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ फीचर ऑफ प्राइमेट फीमेल्स। मंकीज, एप्स और मेन में जो फीमेल्स होती है उनमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है, लेकिन वहां पर भी मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, जबकि एनसीईआरटी ने वो एक्सेप्शन मेंशन नहीं कर रखा है। एनसीईआरटी तो ये कहती है कि प्राइमेट की फीमेल्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगी, बट एक्सेप्शन है बच्चों, प्राइमेट्स में जो न्यू वर्ल्ड मंकीज में फीमेल्स होती है उनमें आपको ईस्ट्रस मिलती है, ना कि मेंस्ट्रुअल। बाकी सब प्राइमेट फीमेल्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स और ह्यूमंस तीनों में जो फीमेल्स होगी उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट न्यू वर्ल्ड मंकीज की फीमेल्स में ईस्ट्रस साइकिल बच्चों, है ना। एग्जांपल्स के लिए हम बात करें तो रीसस एंड बेबून, रीसस को मकाका भी कहते हैं बच्चों, और बेबून को पेपियो भी कहते हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। और स्पाइडर मंकी जिसको एटलस भी कहते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू वर्ल्ड मंकी, है ना। तो ये देखो बच्चों, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में जो लाल मुका बंदर है ना, और ये जो है बच्चों दिस इज एटलस। दिस इज जो अभी हमने स्पाइडर मंकी की बात करी थी, आप देख सकते हो इसने अपनी पूंछ की मदद से टहनी को पकड़ भी रखा है ना। तो यहाँ पर प्रीहिंसाइल टेल है, नाक चपटी है, नोस्ट्रल सामने की तरफ दिखेंगे, जबकि इनकी जो नाक है वो रिलेटिवली नीचे की तरफ है, हमारी नाक की तरह नोस्ट्रल्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी जो अपन ने फीचर्स देखे बच्चों, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज की जो फीचर्स देखे हैं, उसके हिसाब से यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन हमसे ज्यादा सिमिलरिटी रखता है, तो बहुत आराम से हम बोल सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला हम देखें, ऑपोजिबल थंब हम देखें, नाक का शेप हम देखें बच्चों, रिप्रोडक्टिव साइकिल की हम बात करें, तो सारे फीचर्स हमारे किससे मिलते जुलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से। तो ऑब्वियसली जिसकी रिजेंबलेंस ज्यादा होगी हमसे वो हमारा ज्यादा करीबी रिश्तेदार है ना। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से कौन हमारे ज्यादा क्लोज माने जाते हैं बच्चों, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर इवोल्यूशनरी मोर क्लोजर टू ह्यूमंस एज कंपेयर्ड टू न्यू वर्ल्ड मंकीज। मतलब इन दोनों में से यदि हम बात करें कि भाई कौन आगे इवॉल्व होकर हम में डेवलप हुए, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से ही हमारा आगे इवोल्यूशन हुआ है, हमारा डेवलपमेंट हुआ है, ना कि न्यू वर्ल्ड मंकीज से बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एप्स की। एंथ्रोपोइडिया में ही बिलोंग करते हैं ये भी। एंथ्रोपोइडिया में तीन हमने बोला है सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया में, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। मंकीज की हमने बात कर ली, एप्स की बात कर लेते हैं। एप्स में 4 वैरायटी होती है बच्चों, गिबन, ओरेंगुटेन, गोरिल्ला और चिंपैंजी, है ना। 4 कैटेगरीज, 4 वैरायटीज होती है। इनमें गिबन सबसे छोटा होता है। जो जो पॉइंट्स आपको याद रखने वो सब यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं, यही पॉइंट्स याद रखने और कुछ नहीं। कहाँ मिलता है, इंडिया में असम में मिलता है बच्चों, और क्रेनल कैपेसिटी इसकी काफी कम होती है। क्रेनल कैपेसिटी जो ब्रेन मैटर की वॉल्यूम है एक तरीके से 100 सीसी होती है, काफी कम होती है बच्चों। ओरेंगुटेन की क्रेनल कैपेसिटी 400 सीसी। गोरिल्ला बच्चों चारों में सबसे बड़ा होता है, इसकी क्रेनल कैपेसिटी 500 सीसी। चिंपैंजी की क्रेनल कैपेसिटी 400 सीसी, लेकिन ये इन चारों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और हमसे ज्यादा क्लोज भी है। तो ऑर्डर यही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, इन चारों में इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे दूर गिबन, उससे पास ओरेंगुटेन, उससे पास गोरिल्ला, और हमसे सबसे करीबी कौन है इवोल्यूशनरी, हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार एप्स में चिंपैंजी है बच्चों। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां पर आएगा कि सर इसकी क्रेनल कैपेसिटी तो 400 सीसी है, इसका ब्रेन वॉल्यूम 500 सीसी है ना। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो गोरिल्ला ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन हमने चिंपैंजी में लिख रखा है। तो बच्चों यहाँ पर बॉडी टू ब्रेन साइज भी देखा जाता है। गोरिल्ला का जो बॉडी साइज है वो चिंपैंजी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, लेकिन उसी रेशियो में ब्रेन वॉल्यूम या क्रेनल कैपेसिटी नहीं है बच्चों। इस कारण से ओवरऑल जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस किसकी ज्यादा होती है, यहाँ पे चिंपैंजी की ज्यादा इंटेलिजेंस देखने को मिलती है बच्चों। हाँ बेटा, रीसस मंकी जो अभी अपन ने यहाँ पर बात करी ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, है ना। रीसस वही जो लाल मुंह का बंदर है, दैट इज रीसस। उसी में जो RH एंटीजन है उसकी डिस्कवरी हुई थी, RH एंटीजन की, नॉट ऑल द ब्लड ग्रुप एंटीजन। तो RH एंटीजन की डिस्कवरी वहां पर हुई थी, वहीं से उस RH एंटीजन का नाम हमने रीसस यानी कि RH रखा है बच्चों, जिसको हम डी एंटीजन भी कहते हैं, जो हम ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं। सही बोला है केशव ने। तो बस थोड़ा सा करेक्शन निकल लो कि सारे ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी नहीं, ओनली RH एंटीजन की डिस्कवरी रीसस में हुई है बच्चों।
ये सब आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं बच्चों, है ना। कुछ एप्स के पिक्स हैं, आप देख सकते हो। ये रहा, ये आपका गोरिल्ला, ठीक है। ये दिस इज गोरिल्ला, दिस इज चिंपैंजी, ये गोरिल्ला, ये चिंपैंजी अगेन। तो ये कुछ एप्स थे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन मैन एंड एप्स। एक बार वापस से देख लेते हैं। चारों ही एप्स इनफैक्ट यहाँ पर अलग अलग जो चारों वेराइटीज थी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। दिस इज गिबन, इन चारों में सबसे छोटा। फिर बच्चों ये चिंपैंजी नहीं है, ओरेंगुटेन ऑलमोस्ट चिंपैंजी जैसा दिखता है, बट दिस इज ओरेंगुटेन। ओरेंगुटेन के बाद बच्चों दिस इज गोरिल्ला, ये गोरिल्ला है, और ये चिंपैंजी है ना। चारों एप्स के पिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। चलो, तो एप्स देख लिया अपन ने, चार वैरायटी। अब मेन और एप्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। भाई क्या तो सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है बच्चों। पहले सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। दोनों में ही पूंछ नहीं होती, ध्यान रखना बच्चों, एप्स में पूंछ नहीं होती। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं होती। चिंपैंजी में पूंछ नहीं होती। दोनों चाहे तो दो पैरों पर चल सकते हैं, हम तो चलते ही हैं, है ना। एप्स में क्या होता है बच्चों, आपने एप्स में देखा होगा कि वो कई बार तो चारों लिम्स को यूज करते हैं चलने के लिए, लेकिन कई बार इस तरह से भी चलते हैं, झुककर, थोड़ा सा, पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते बस वो। लेकिन हाँ, बीच बीच में यदि वो चाहें तो अपने दो पैरों पर भी चल सकते हैं। तो बाइपेडल लोकोमोशन, बाइपेडल लोकोमोशन मतलब दो पैरों पर चलना, वो पॉसिबल है दोनों के अंदर। ग्रास्पिंग हैंड्स, दोनों अपने हाथों को चीजों को पकड़ने के लिए काम में ले सकते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर एक अंतर है अगेन, जो एप्स हैं बच्चों, इनमें ऑपोजिबल थंब नहीं होता, हम में होता है। अगेन ये डिफरेंस है, दोनों में ग्रास्पिंग हैंड्स हैं, लेकिन हमारे में पिंसर ग्रिप भी है, एप्स के अंदर पिंसर ग्रिप नहीं होती है। दोनों के अंदर फेशियल मसल्स फॉर एक्सप्रेशन है, दोनों में फेशियल मसल्स है। दोनों अपने चेहरे की मसल्स की मदद से एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, खुशी का इजहार कर सकते हैं, गम का इजहार कर सकते हैं, गुस्से का इजहार कर सकते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, दोनों में मेंस्ट्रुअल टाइप की साइकिल मिलेगी, रिप्रोडक्टिव साइकिल, दोनों में ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मिलेगा। सिमिलैरिटी होती है दोनों में ब्लड ग्रुप सिस्टम की भी, है ना। आरएच एंटीजन भी, ए एंटीजन भी, बी एंटीजन भी। सिमिलैरिटी इन हीमोग्लोबिन बच्चों, है ना। हमारा हीमोग्लोबिन और एप्स के हीमोग्लोबिन में काफी अमीनो एसिड्स एक जैसे हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है हीमोग्लोबिन, काफी सिमिलैरिटी है बच्चों। और सिमिलैरिटी इन जीनोम भी है, यदि हम जीन्स की बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में अंतर है बच्चों, हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं, एप्स में 48 हैं। लेकिन यदि हम बेंडिंग पैटर्न का मतलब होता है जब हम दो अलग अलग क्रोमोसोम्स को मैच करते हैं, तो वहां पर बेंड्स की मैचिंग की जाती है बच्चों, जीन बेंड्स की, है ना। तो उन बेंडिंग पैटर्न को जब हम एनालाइज करते हैं या कंपेयर करते हैं ह्यूमंस और एप्स में, तो दो क्रोमोसोम्स बच्चों ऐसे हैं, हमारा और चिंपैंजी का, क्रोमोसोम नंबर 3 एंड क्रोमोसोम नंबर 6, जिस पर जीन्स का टाइप एंड अरेंजमेंट, है ना, जो बैंड्स के फॉर्म में हम कंपेयर करते हैं, वो आपको 100% सेम मिलेगा। तो दो क्रोमोसोम्स ऐसे हमारे और चिंपैंजी के जिनमें बेंडिंग पैटर्न यानी कि जीन्स का अरेंजमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, और वहीं से हम कहते हैं कि भाई ये हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, यदि हम मंकीज और एप्स की बात करें, या बाकी जो अभी हमने इसके पहले के जितने भी एंथ्रोपॉइडिया वाले पढ़े हैं उनके अंदर चिंपैंजी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम लेवल पे भी इसके साथ हमारी जो सिमिलरिटी काफी ज्यादा है बच्चों। तो जब हम डीएनए मैचिंग करते हैं अलग अलग इन एंथ्रोपॉइड्स के साथ बच्चों, तो 100% मैचिंग दो क्रोमोसोम्स के लेवल पे हमें मिल चुकी है चिंपैंजी में, गिबन में 94% मैक्सिमम। अब यहां पर 100% भी चिंपैंजी का मतलब ये नहीं है कि चिंपैंजी के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम्स के जैसे नहीं, कि मैक्सिमम मैचिंग जो भी किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम से भी यदि हुई है तो उसको हम यहां मेंशन कर रहे हैं। तो भाई चिंपैंजी में दो क्रोमोसोम के साथ 100% मैचिंग हो चुकी है, गिब्बन के किसी भी क्रोमोसोम के साथ जो मैक्सिमम मैचिंग हुई है वो 94% ही हो पाई, उससे ज्यादा नहीं हो पाई। और रीसस मंकी जो लाल मुका बंदर होता है उसके साथ जो हमारी मैक्सिमम मैचिंग हो पाई है किसी भी क्रोमोसोम के साथ, वो 88% 88% हो पाई है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि भाई इन तीनों में सबसे दूर रीसस मंकी, फिर उससे पास गिब्बन और उससे पास हमारे चिंपैंजी है बच्चों। तो ठीक है, आगे बात समझ में। फिर एक और चीज बच्चों, आपको एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, वो आज के इस लेक्चर में नहीं आया है, वहां पर आप देखना एनसीईआरटी के अंदर, अपन जब मिसलेनियस पॉइंट्स का एक लेक्चर में रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा, वहां पर मैं डायग्राम सारे बताऊंगा आपको एनसीईआरटी के इस चैप्टर के, एवोल्यूशन चैप्टर के, वहां मैं आपको ये वाला पॉइंट भी कवर कर दूंगा। आप एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखेंगे जहां पर आपको 3 स्कल्स बता रखे हैं, 3 खोपड़ियां बता रखी है बच्चों, है ना, इस तरीके की, इस तरीके की बच्चों। तो वहां पर एक स्कल हमारा है,
एक स्कल अडल्ट चिंपैंजी का है और एक स्कल बेबी चिंपैंजी का है। और वहां पर उस पिक्चर में साफ देखने पता चल जाता है कि हमारा जो स्कल है उसका शेप किससे ज्यादा मैच होता है, बेबी चिंपैंजी के स्कल से, ना कि अडल्ट चिंपैंजी से। तो वहां पर भी उस डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। वो पॉइंट मैंने यहाँ पर जरूर मेंशन कर दिया है, क्या कि ह्यूमन इज मोर सिमिलर टू बेबी चिंपैंजी देन अडल्ट चिंपैंजी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कवर्ड हैं बच्चों, है ना। और जो नहीं है वो मिसलेनियस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे उसके भी जितने पॉइंट्स हैं ऑलरेडी आपको पहले से चैनल पे कुछ वीडियोस में मिल जाएंगे, है ना। मेरे कुछ वॉइस ओवर वीडियोस भी हैं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के वीडियोस भी हैं, जैसे मेमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एक डायग्राम आपको समझा रखा है वहां पर, रेप्टाइल से हुआ है, तो रेप्टाइल से बर्ड्स भी बने, रेप्टाइल से मेमल्स भी, पूरा का पूरा डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। डायनासोर्स से रिलेटेड एक डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसका भी वीडियो आपको चैनल पे अलग से मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो ऐसा चीजें अब ऑलमोस्ट आपको सारी चैनल पे मिल जाएगी, फिर भी हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे। डिफरेंसेस की बात करते हैं बच्चों। पोस्चर, एप्स का सेमी इरेक्ट, हमारा कंप्लीटली इरेक्ट, है ना। बाइपेडल लोकोमोशन दोनों में है, दोनों चाहे तो दोनों पैरों से चल सकते हैं, लेकिन एप्स फिर भी झुककर चलेंगे। सेमी इरेक्ट पोस्चर, आधा इरेक्ट, इरेक्ट कंप्लीटली इरेक्ट बिल्कुल सीधे, सेमी इरेक्ट थोड़ा सा झुका हुआ पोस्चर आपको एप्स में मिलेगा, हमारे अंदर कंप्लीटली इरेक्ट है बच्चों। हेयर की यदि हम बात करें तो एप्स के अंदर ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं और मोटे बाल होते हैं, थिक हेयर ओवर एंटायर बॉडी, जबकि हमारी बॉडी के ऊपर कम और पतले होते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी ऑब्वियसली हमारी काफी ज्यादा, इनके कंपैरिजन में इनकी ऑन एन एवरेज 400 से 500 मिलती है बच्चों। गोरिल्ला और चिंपैंजी के अंदर हमारी करीब 1400 से 1500 सीसी के आसपास। जो का शेप बच्चों हमारा सेमी सर्कुलर है ना, आधे सर्कल के जैसा, लेकिन इनका जो जो होता है वो यू शेप है, बाहर की तरफ ज्यादा निकला हुआ होता है, यू शेप्ड। जो चिन अलग से ठुड्डी जो होती है ये इनमें नहीं प्रेजेंट है, हमारे अंदर प्रेजेंट है बच्चों। तो चिन इज एब्सेंट इन एप्स, हमारे में प्रेजेंट। थंब की बात करें, अभी मैंने आपको बता दिया था हमारे में अपोजिबल थंब, इनमें नहीं, लेकिन ग्रास्पिंग हैंड दोनों में मिलेगा आपको। फोर लिम्स की, आगे वाले लिम्स की हम बात करें तो हमारे हाथों की जो लंबाई है वो पैरों से थोड़ी कम होती है, लेकिन इनके अंदर जो आगे वाले लिम्स हैं बच्चों, फोर लिम्स, उनकी लंबाई पैरों से ज्यादा होती है बच्चों। तो फोर लिम्स आर लॉन्गर, हमारे में शॉर्टर हैं बच्चों। गर्दन की यदि हम बात करें, है ना, तो हमारी गर्दन इनके कंपैरिजन में रिलेटिवली लंबी है, इनकी काफी छोटी होती है। इनमें तो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सीधे सीधे धड़ के ऊपर सर रख रखा है, गर्दन ना के बराबर होती है ना। तो शॉर्ट नेक होती है इनकी, हमारी लॉन्ग नेक होती है बच्चों। दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए। अब यहां से मेनली आपको एनसीईआरटी ने बता रखा है, कहां से बता रखा है, ड्रायोपिथेकस से। अब एप्स के बाद जो आगे वेराइटीज आई ह्यूमंस की, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, एक्चुअली रामापिथेकस से बात होती है, लेकिन हम यहां पर एनसीईआरटी ने आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो ड्रायोपिथेकस यानी कि एप्स से थोड़ा सा पहले से चालू करा है, अभी आ जाएगा समझ में। तो यहां पर जो हमारे ये सब रिसेंट एंसेस्टर, भाई वो हमारे डिस्टेंट एंसेस्टर हो गए, पुराने एंसेस्टर बहुत। अब बिल्कुल ज्यादा करीबी रिश्तेदारों की हम बात करें हमारी, तो वो यहां से चालू करते हैं हम, और यहीं से आपको मेनली एनसीईआरटी ने बता रखा है, ये हमारी फाइलोजेनी है, रिसेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है बच्चों। फाइलोजेनी मींस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, है ना। और इसके अंदर हम कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ड्रायोपिथेकस से चालू करते हैं। ड्रायोपिथेकस को प्रोकॉन्सल भी कहा जाता है। यह धरती पर कब इवॉल्व हुआ बच्चों, इन द मियोसिन इपोक। अब बच्चों यहां पर ये जो इपोक इपोक ऐसे कुछ वर्ड आएंगे, एरा इपोक, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, आपको जो मैंने बोला भी एक मिसलेनियस लेक्चर आएगा उसमें, एक तो हार्डी विनबर्ग लो, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल और डायग्राम्स, जो इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें मैं कवर करने वाला हूं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है बच्चों, जब से हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ तब से लेकर अभी तक जो भी समय निकला है इस धरती का, उसको हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम एरा कहलाते हैं, उनको फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करें तो पीरियड्स, और उन पीरियड्स को और छोटे टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर दो तो इपॉक्स कहलाते हैं बच्चों, और उनको हम डिफरेंट नाम देते हैं बस, है ना। तो कुल मिलाकर अभी यहां पर जो इपॉक हैं बच्चों, है ना, ये इपॉक्स आपको एट सच एनसीईआरटी ने थ्योरी में मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन जो डायग्राम्स एनसीईआरटी के वहां पर इनको मेंशन किया हुआ है, तो पूछे जा सकते हैं। अभी के लिए आज के लेक्चर में आप इनको सिर्फ याद कर लो, याद करने की कोशिश कर लो। जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल आ जाएगा लेक्चर, तो फिर आपको इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर आराम से आप समझ जाओगे कि मियोसिन इपोक कब था, फिर प्लियोसिन इपोक कब था, आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। तो अभी तो मेनली समय याद रख लो भी कितने मिलियन साल पहले थे। इपोक याद नहीं भी हो तो इपोक्स आप याद कर लेना जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ लोगे। तो हमारे रिसेंट एंसेस्टर्स में सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, जिसको प्रोकॉन्सल भी कहते थे, ये धरती पर कब इवॉल्व हुआ, आज से करीब 15 से 20 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन में 10 लाख साल होंगे बच्चों, 1 मिलियन ईयर के अंदर
ठीक है, तो हम कह सकते हैं 150 से 200 लाख साल पहले, ठीक, यानी कि 1.5 से 2 करोड़ साल पहले, हम इस तरह से कह सकते हैं। इसको मेन और एप दोनों का कॉमन एंसेस्टर, मतलब मैंने क्या कहा, एप से थोड़ा पहले से एनसीईआरटी ने चालू करा, मतलब ये वो हमारा पूर्वज है जिससे हमारा भी ओरिजिन हुआ और एप्स का ओरिजिन भी हुआ। कॉमन एंसेस्टर ऑफ मेन और एप इसको माना जाता है बच्चों। वेजिटेरियन था ये, नॉन वेजिटेरियन नहीं था बच्चों, है ना, फल फ्रूट ही खाता था। फिर ट्री ड्वेलिंग था बच्चों, पेड़ों पर रहता था ये, जमीन पर नहीं रहता था। क्वाड्रिपेडल लोकोमोशन, चारों लिम्स की मदद से चलता था। आगे बात समझ में, जैसे बंदर चलते हैं, क्लियर। फिर इससे एप्स भी ओरिजिनेट हुए, एप्स का इवोल्यूशन भी हुआ। तो कुछ तो एप्स में इवॉल्व हो गए और आज तक अभी एप्स ही हैं, धीरे धीरे आगे इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा इवॉल्व हो गए, और जो कुछ ज्यादा इवॉल्व हो गए अल्टीमेटली उनसे ही हम इवॉल्व हुए हैं। तो इन ड्रायोपिथेकस में से कुछ ने तो एप्स को बनाया और कुछ ज्यादा इवॉल्व हुए, और जो ज्यादा इवॉल्व हुए वो किसमें इवॉल्व हुए, उनसे नेक्स्ट वेराइटी या नेक्स्ट एंसेस्टर्स आए हमारे रामापिथेकस बच्चों। तो रामापिथेकस का इवोल्यूशन करीब आज से 15 मिलियन साल पहले हुआ धरती पर, जब प्लियोसिन इपोक था, मतलब ये वाला समय चल रहा था धरती के ऊपर बच्चों, है ना। जैसे अपन संस्कृत में आप हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं ना, सतयुग, त्रेता, है ना, द्वापर, और ये अभी कलयुग चल रहा है, उसी तरीके से साइंटिफिक जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है बच्चों, उसमें हम ये इपोक्स, पीरियड्स, एराज यूज करते हैं। तो उस समय धरती पर प्लियोसिन इपोक चल रहा था। फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट, पहला ऐसा प्राइमेट था जिसको देखकर आप कह सकते हो कि हाँ, कि ये इंसान जैसा कुछ लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो मेनली बंदर और चिंपैंजी जैसे ही लगते थे ड्रायोपिथेकस तो, ठीक, ये भी वेजिटेरियन था। अब इसने पेड़ों के साथ साथ धरती पर रहना भी चालू कर दिया था, दोनों जगह को यूज कर रहा था रहने के लिए। देखो धीरे धीरे अब एडवांसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। और क्वाड्रिपेडल लोकोमोशन था, वॉक्ड लाइक एप्स, यहां पर ये चार पैरों को ही, ज्यादातर तो चार पैरों को यूज करता था, लेकिन अब ये एप्स की तरह कई बार बीच बीच में सेमी इरेक्ट पोस्चर के साथ दो पैरों पर भी चलने लग गया था। लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरह का लोकोमोशन देखने को मिलता था, क्वाड्रिपेडल, तो हम क्वाड्रिपेडल ही यहां पर लिखेंगे। इसके जो फॉसिल्स हैं बच्चों रामापिथेकस के, वो हमें कहां से मिले, शिवालिक हिल्स से और केन्या से। और वो जो फॉसिल्स शिवालिक हिल्स से मिले हैं उसको हमने नाम दे दिया शिवापिथेकस, और उस रामापिथेकस के फॉसिल्स जो हमें केन्या से मिले उसको हमने नाम दे दिया केन्यापिथेकस। तो ये फॉसिल्स पूछे जाते हैं, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस वर द फॉसिल्स ऑफ विच एंसेस्टर ऑफ मैन, तो किसके थे, रामापिथेकस के। शिवापिथेकस कहां से मिले फॉसिल्स, शिवालिक हिल्स, और केन्यापिथेकस कहां से मिले, फ्रॉम केन्या बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंसेस्टर, तो पहले ड्रायोपिथेकस आया, ड्रायोपिथेकस से एप्स और मेन दोनों का इवोल्यूशन हुआ बच्चों। मेन में जो नेक्स्ट एंसेस्टर ड्रायोपिथेकस से बना था वो रामापिथेकस था, रामापिथेकस से और फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट होके जो नेक्स्ट एंसेस्टर इवॉल्व हुए जो ज्यादा एडवांस थे रामापिथेकस से, वो कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बच्चों। कब इवॉल्व हुए ये धरती के ऊपर, प्लियोसिन इपोक ही चल रहा था तब भी, समय क्या था, 2 से 4 मिलियन साल पहले बच्चों, करीब 20 से 40 लाख साल पहले। कहां पर इवॉल्व हुए, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में, जहां पर अभी मॉडर्न इथियोपिया और तंजानिया है बच्चों, ठीक। ये एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, पता होना चाहिए अपने को। अब इन्होंने हंटिंग चालू कर दी थी बच्चों, पत्थर की मदद से शिकार करना चालू कर दिया था मेनली, इनफैक्ट, जबकि शिकार हम यानी कि खाने के पर्पज से नहीं, प्रोटेक्शन के पर्पज से या दूसरी नीड्स के लिए, ठीक है। बट अभी तक क्योंकि लिटरेचर से मेंशन करते हैं कि ये मेनली फ्रूट्स खाते थे बच्चों, अभी तक भी अपन ये कह सकते हैं कि ये वेजिटेरियंस ही थे, नॉन वेजिटेरियंस नहीं थे, लेकिन हाँ हंटिंग स्टार्ट हो गई थी स्टोन के साथ। फर्स्ट बाइपेड थे, पहली बार दो पैरों पर चलने वाले एंसेस्टर्स आगे हमारे। अब ये दो पैरों पर चल सकते हैं प्रॉपर्ली, लेकिन अभी भी प्रॉपर्ली कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर नहीं आया है, लेकिन अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम दो पैरों पर चल रहे हैं विद सेमी इरेक्ट पोस्चर बच्चों। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी पूछी जा सकती है, 300 से 500 सीसी बच्चों। फर्स्ट एप मेन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। एप्स की तरह दिखने वाले ह्यूमन एंसेस्टर्स। फॉसिल्स डिस्कवर्ड, इनके भी फॉसिल्स डिस्कवर हुए बच्चों, तुआंग बेबी एंड लूसी, दोनों ही बच्चों के थे, है ना। और इनको वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट ह्यूमन फॉसिल्स भी बोला जाता है, जो पुराने फॉसिल्स मिले उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फॉसिल्स है बच्चों। नेक्स्ट एंसेस्टर, फिर इनसे इवॉल्व होकर कौन आए बच्चों, होमो हैबिलिस आए। अब धीरे धीरे एडवांसमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म्स आते जा रहे हैं। ये करीब 2 मिलियन साल पहले यानी कि 20 लाख साल पहले इवॉल्व हुए, अगेन प्लियोसिन इपोक ही चल रहा था बच्चों। फर्स्ट प्री हिस्टोरिक मैन ह्यूमन लाइक एंसेस्टर, अब ये वो हमारा एंसेस्टर है जिसको देखकर हम कह सकते थे कि हाँ यार ये तो इंसान है ना। आगे बात समझ में, देखो रामापिथेकस में हमने क्या लिखा था,
कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट, ये ऐसा बंदर लाइक एंसेस्टर था जिसमें कुछ ह्यूमन फीचर्स आने लगे, है ना। मेनली वो बंदर और ऐप के जैसा ही दिख रहा था, मंकीज एंड एप्स के जैसा, बट कुछ ह्यूमन फीचर्स, फर्स्ट मेन लाइक फीचर्स आने लगे, ऐसा प्राइमेट, ठीक। लेकिन ऐसा एंसेस्टर जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे जैसा, अब मतलब वो सारे फीचर्स के, हाँ कि सीधा भी खड़ा है, दो पैरों पर चल रहा है, शक्ल सूरत में अब थोड़ा थोड़ा हमारे जैसा दिखने लग गया कि हाँ, जिसको देखकर लगे कि हाँ ये तो हमारा यार पूर्वज हो सकता है। जो अभी अपन इसके पहले देखे थे, लीमर, लोरी, स्टारसियर, मंकीज, एप्स, देखकर ही नहीं लगता कि यार कि शायद हम इनसे बने, शक होता है ना, बने भी है नहीं बने हैं, लेकिन हाँ इसको देखकर आप कहोगे कि यार ये तो हमारा पूर्वज है भाई, ठीक है। इनके भी है मेरे पास पिक्स, तो लाऊंगा, बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व या इंक्लूड नहीं करे हैं बच्चों, ठीक। तो फर्स्ट प्री हिस्टोरिक ह्यूमन भी इसको कहा जाता है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर इसको कहा जाता है, एंड ही वाज द फर्स्ट टू मेक स्टोन टूल्स। देखो, एक होता है पत्थर उठाकर फेंकना, है ना, उसमें आपने कोई कारीगरी नहीं करी है, लेकिन एक होता है पत्थर को घिसकर पहले नुकीला बनाना, फिर उसको एक डंडे पर बांध देना और फिर भाले के फॉर्म में यूज करना, वो कारीगरी है। कारीगरी यहां से चालू हुई, टूल्स बनाना, इंस्ट्रूमेंट्स बनाना यहां से चालू हुआ, स्टोन्स के, वुड के। आगे बात समझ में बच्चों, तो ही वाज द फर्स्ट टू मेक स्टोन टूल्स, पहला ऐसा एंसेस्टर था। इसीलिए अब इसके अंदर स्किल डेवलप होने लग गई थी, तो इसको हमने स्किल्ड मैन भी बोला, स्किल्ड मैन, है ना। ये अपने हाथों को प्रिसाइजली यूज कर सकता था चीजों को बनाने के लिए, वो अब इंटेलिजेंस इसके अंदर, स्किल डेवलप हो रही थी, यानी कि दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है अब क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ने लग गई है हमारी, है ना। तो हैंडीमैन भी कहा जाता है, मेंटली एबल, दिमाग का प्रॉपर यूज करने लग गया था, अब ये ज्यादा यूज करने लग गया था, तो मेंटली, फर्स्ट मेंटली एबल मैन, और टूल्स बना रहा था, तो टूल मेकर मैन भी इसको बोला जाता है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों पढ़ने में, है ना। आई थिंक इवोल्यूशन, जैसा मैंने आपको शुरुआत में किया था, आज लास्ट लेक्चर है, लेकिन आई होप ये जो 8वां लेक्चर आज हम देख रहे हैं, पूरे 8 लेक्चर्स में शायद आपको कभी नहीं लगा होगा कि मैं थ्योरेटिकली आपको चीजें पढ़ा रहा हूं या हमको एक बोरिंग लेक्चर पढ़ रहे हैं। आई थिंक 8 लेक्चर्स में आपको ये लगा होगा कि एक कहानी चल रही है और कहानी का आज आखिरी क्लाइमेक्स आ रहा है बच्चों, है ना। चालू करा था यूनिवर्स के ओरिजिन से, खत्म कर रहे हैं हमारे एवोल्यूशन से, हमारे ओरिजिन से बच्चों, है ना। क्रेनियल कैपेसिटी बच्चों 650 से 800 सीसी, प्रोबेबली, यहां तक भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मानते हैं कि हाँ यार यहां से मीट खाना स्टार्ट कर दिया था, कुछ मानते नहीं। प्रोबेबली एनसीईआरटी क्या लिखती है कि भाई ज्यादा इंक्लिनेशन, तराजू देखे तो किधर पल्ला ज्यादा भारी है, कि भाई ये वेजिटेरियन था, ये भी मीट नहीं खाता था, इसी पे हमें करना है बच्चों। बाइपेडल लोकोमोशन विद इरेक्ट पोस्चर, इसका भी बिल्कुल हमारे जैसे, जैसे हम सीधे चलते हैं दो पैरों पर, वैसे चलता था, सीधा खड़ा रह सकता था बच्चों, ठीक। अब इसके बाद तो जितने भी होंगे सब में बाइपेडल एंड इरेक्ट पोस्चर है बच्चों, ठीक, कोई वो नहीं है, सभी में बाइपेडल विद इरेक्ट पोस्चर आएगा। अब नेक्स्ट एंसेस्टर, हमारा जो अगला पूर्वज आया है, वो होमो हैबिलिस से भी ज्यादा डेवलप था, उसका क्या नाम था, होमो इरेक्टस। धरती पर कब, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, पहले करीब 15 लाख साल पहले बच्चों। अब इपोक चेंज हो गया, 2 मिलियन साल पहले तक प्लियोसिन इपोक था, उसके बाद प्लिस्टोसिन इपोक आ गया धरती के ऊपर, टाइम फ्रेम। फॉसिल्स कहां से इसके डिस्कवर हुए, फ्रॉम जावा इन 1891, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बच्चों। क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी। अब यहां से कार्निवोरस हैबिट भी स्टार्ट हो गई, तो ओमनिवोरस था बच्चों, ये फल फ्रूट तो खाता ही था, साथ में मीट भी खाता था, है ना। तो प्रोबेबली एट मीट, फर्स्ट टू यूज फायर पूछा जाता है। तो एक तो देखो बच्चों क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कितनी थी बच्चों, ऑलमोस्ट 300 टू 500 सीसी। होमो हैबिलिस में बढ़ गई 650 से 800, इसमें और बढ़ गई 900 सीसी। जैसे जैसे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे सोचने की क्षमता, इंटेलिजेंस और स्किल भी बढ़ती जाएगी बच्चों, है ना। उसने टूल बनाना सीख लिया था, अब इसने फायर की डिस्कवरी भी कर ली कि यदि दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जाए तो आग पैदा, चिंगारी पैदा की जा सकती है। ये डिस्कवरी इसी ने करी थी बच्चों, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, लेकिन डिस्कवरी तो थी, ठीक है। तो फर्स्ट टू यूज फायर कौन था, होमो इरेक्टस। अब इसमें भी सेवरल वेराइटीज थी बच्चों, है ना, उस समय वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग वेराइटीज डेवलप हुई, इसकी इवॉल्व हुई। एक थे जावा में, जावा आइलैंड्स के ऊपर पिथेक एंथ्रोपस जिनको बोला जाता है बच्चों। एक थे पैकिंग मैन जो मेनली चाइना के अंदर डेवलप है, सिनेंथ्रोपस। और एक थे बच्चों हेडलबर्ग मैन जो मेनली जर्मनी में इवॉल्व हुए थे। ये कुछ समय के बाद एक्सटिंक्ट हो गए। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो पूरी अपन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ह्यूमंस की, इसमें मैं कैसे दो तरह के एरोज यूज कर रहा हूँ, एक तो एक के बाद एक चलते जा रहे हैं स्ट्रेट, और एक एरोज अपन ने ऐसे यूज करे हैं कि एक तो ये नीचे जा रहे हैं और एक साइड में निकल रहे हैं, जैसे एप्स निकले थे साइड में, वैसे यहाँ पर कौन निकल गए साइड में, हेडलबर्ग मैन निकल गए। जो साइड में एरो निकाल रहा हूं इसका मतलब क्या है, ये वो एंसेस्टर्स हैं जो
इवॉल्व तो हुए, लेकिन कुछ समय के बाद पूरी तरह से एक्सटिंक्ट, इस धरती पर से खत्म हो गए, है ना। इनमें से कोई भी आगे फर्दर इवॉल्व नहीं हुआ। जब इनमें से फर्दर आगे कोई भी इवॉल्व नहीं हुआ तो ये हमारे ट्रू एंसेस्टर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी आज इवॉल्व होकर मॉडर्न मैन की पॉपुलेशन में या स्पीशीज में प्रेजेंट नहीं है बच्चों, है ना। तो जो मैंने यहां पर अलग कर दिए हैं इनको हम ट्रू एंसेस्टर्स नहीं कहते, ये आगे निकल चुके हैं, हमारी मेन इवोल्यूशनरी लाइन के बाहर चले गए हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो हेडलबर्ग कभी क्वेश्चन आए कि भाई इनमें से बताओ आप ट्रू एंसेस्टर, डायरेक्ट एंसेस्टर, इनफैक्ट ट्रू एंसेस्टर की जगह डायरेक्ट एंसेस्टर आपकी क्वेश्चन आता है, तो ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर में कभी नहीं गिने जाएंगे। डायरेक्ट एंसेस्टर में वही गिने जाएंगे जो पूरी तरह से इनफैक्ट एक्सटिंक्ट नहीं हुए, उन्हीं में से कुछ मेंबर्स आगे इवॉल्व होकर अल्टीमेटली आज हमारे फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो उनको तो हम बोलेंगे हमारे पूर्वज हैं, उनसे ही हम इवॉल्व हुए हैं। लेकिन ये तो पूरी तरह से खत्म हो गए थे, इनमें से कोई भी आगे इवॉल्व नहीं हुआ, ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं कहलाएंगे। तो जहां पर भी कभी डायरेक्ट एंसेस्टर का क्वेश्चन आए, डायरेक्ट एंसेस्टर्स वही हैं जो इस स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, जो मैंने लाइन से बाहर निकाल दिए हैं उनको कभी भी आप डायरेक्ट एंसेस्टर के क्वेश्चन में चूज नहीं करोगे इन द फॉर्म ऑफ आंसर, ये ध्यान रखना बच्चों। तो हिडलबर्ग मैन जो था ये कुछ समय के बाद एक्सटिंक्ट हो गया था बच्चों, जबकि जावा और पैकिंग से मॉडर्न मैन बने हैं बच्चों। ठीक, आगे बात समझ में। तो ये जावा, पैकिंग एंड हिडलबर्ग, दीज वर दी सब वेराइटीज, या हम कह सकते हैं वेराइटीज ऑफ किसकी, होमो इरेक्टस की बच्चों। होमो इरेक्टस के बाद अब अल्टीमेटली कौन आया बच्चों, होमो सेपियंस आए, हम आए, ठीक है। लेकिन हम भी ऐसे नहीं कि बस डायरेक्ट आ गए, इसमें भी हमारा तीसरा नंबर है। होमो सेपियंस में भी सबसे पहले आए बच्चों निएंडरथल, उसके बाद आए क्रो-मैग्नन, और फिर अल्टीमेटली हम आए बच्चों, है ना। निएंडरथल का जूलॉजिकल नेम होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस, क्रो-मैग्नन का होमो सेपियंस फोसिलिस, और हमारा होमो सेपियंस सेपियंस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से। अब देखो बच्चों, जब होमो इरेक्टस आगे इवॉल्व हुए तो उनसे एक तो बने निएंडरथल मैन और एक बने क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन लेट आए, पहले निएंडरथल आए इस धरती के ऊपर, लेकिन निएंडरथल कुछ समय के बाद पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब अगेन ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं है। निएंडरथल्स आज की तारीख में मॉडर्न मैन के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट हैं बच्चों, तो इनको भी हम हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं मानते। लेकिन ये क्रो-मैग्नन के पहले आए, कैसे, ये धरती पर करीब आज से 1 लाख से 40,000 साल पहले रहे, जबकि क्रो-मैग्नन पहली बार ही धरती पर कब आए, 40,000 साल पहले, है ना। जो निएंडरथल थे ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया में इवॉल्व हुए बच्चों मेनली। क्रेनल कैपेसिटी 1400 सीसी ऑलमोस्ट हमारे बराबर थी इनकी। ये पहली बार ऐसे एंसेस्टर्स थे जिन्होंने जानवरों की चमड़ी से कपड़े बनाना चालू किया, उनकी चमड़ी को कपड़ों के फॉर्म में यूज करना स्टार्ट करा बच्चों। दे वर द फर्स्ट टू यूज एनिमल स्किन्स और हाइड्स एज क्लोथिंग। दूसरी चीज जो पहली बार इन्होंने करी वो क्या थी, ये वो पहले हमारे एंसेस्टर्स थे जिन्होंने अंधविश्वास की शुरुआत करी, हम कह सकते हैं, है ना, कि मरने के बाद भी जीवन होता है, आत्मा अमर है, और ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम दे वर द फर्स्ट टू बिलीव दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी लाइफ होती है। दे वर द फर्स्ट टू बिलीव इन सोल, आत्मा के अंदर बिलीव करने वाले, और इसी कारण से दे वर द फर्स्ट, ये पहले वो एंसेस्टर थे जिन्होंने मरने के बाद अपने रिश्तेदारों को जलाना या दफनाना चालू करा बच्चों, प्रॉपरली एक रीति रिवाज के साथ उनको जलाना चालू करा बच्चों या दफनाना चालू करा। तो दे वर द फर्स्ट टू परफॉर्म सेरेमोनियल ब्यूरियल ऑफ डेड रिलेटिव्स, पूरे रीति रिवाज के साथ, सेरेमनी के साथ ब्यूरियल यानी दफनाना डेड रिलेटिव्स को। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, क्यों, क्योंकि वो अब आत्मा अमर है, मृत्यु के बाद भी लाइफ होती है, जीवन होता है, इसमें बिलीव करने वाले दे वर द फर्स्ट एंसेस्टर्स। ओमनिवोरस थे बच्चों। फॉसिल्स कहां से डिस्कवर हुए, निएंडरथल वैली इन जर्मनी, और वहीं से इनका नामकरण भी हुआ निएंडरथल मैन बच्चों। क्रो-मैग्नन मैन इनके बाद इवॉल्व हुए, और ये हमारे मोस्ट, हम कह सकते हैं, रीसेंट डायरेक्ट एंसेस्टर हैं बच्चों, सबसे ज्यादा क्लोज डायरेक्ट एंसेस्टर। अभी अपन बात करेंगे डायरेक्ट एंसेस्टर का, क्वेश्चन समझा दूंगा मैं आपको। इनके जस्ट बाद फिर हम आ गए थे। तो यदि मान लो क्वेश्चन आया डायरेक्ट एंसेस्टर का कि भाई ये जो 4 ऑप्शन, इनमें से आप हमारा मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर बताओ। ऑप्शन दे रखा है क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस। क्या चूज करेंगे? निएंडरथल तो हो ही नहीं सकता, वो तो मेन इवोल्यूशनरी लाइन से बाहर निकल गया, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया था। मैंने आपको कह दिया, हेडलबर्ग बाहर निकल गया था, वो नहीं हो सकता। निएंडरथल बाहर निकल गया था, ये भी नहीं हो सकता। ये दो तो हो ही नहीं सकते, ध्यान रखना, इनको हमेशा एक्सक्लूड करके रखना डायरेक्ट एंसेस्टर में। कौन कौन से? हेडलबर्ग और निएंडरथल। अब बचे 3, जो 4 ऑप्शन बताए मैंने उनमें, एक बचा क्रो-मैग्नन, एक मैंने बताया होमो इरेक्टस, एक बताया होमो हैबिलिस।
तो अब इनमें आप किसको चुनोगे? उसने पूछा है भी इनमें से कौन सा डायरेक्ट एंसेस्टर है तो तीनों, लेकिन ऐसे में फिर जो सबसे करीबी है, जो हमसे जस्ट पहले आया होगा, वो चुना जाएगा। तो यहां पर क्रो-मैग्नन है। मान लो सेम क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। अब इस बार ऑप्शन कौन कौन से हैं? हेडलबर्ग, नियंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस। नियंडरथल, हेडलबर्ग हो नहीं सकता, क्रो-मैग्नन दिया हुआ नहीं है। अब दो ही डायरेक्ट एंसेस्टर दिए हुए हैं इसमें, एक होमो हैबिलिस दे रखा है, एक होमो इरेक्टस दे रखा है। कौन सा चुनेंगे? होमो इरेक्टस। क्यों? क्योंकि होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस के बाद आया, होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस के कंपैरिजन में हमारे ज्यादा क्लोज है। अगेन तीसरा क्वेश्चन, नियंडरथल दे रखा है, सेम क्वेश्चन, डायरेक्ट एंसेस्टर बताना है। नियंडरथल दे रखा है, हेडलबर्ग दे रखा है आपको, है ना, और रामापिथेकस दे रखा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दे रखा है। क्या चूज करोगे? नियंडरथल और हेडलबर्ग तो हो ही नहीं सकते। बच्चे कौन से? रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनमें कौन बाद में आया, कौन हमारे ज्यादा पास में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आंसर हो जाएगा। आ गया, कर लोगे अब डायरेक्ट एंसेस्टर वाला क्वेश्चन, आई थिंक इजी है, ठीक है। क्रो-मैग्नन 40,000 साल पहले गुफाओं में रहते थे। इंपॉर्टेंट चीज क्या? क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी, 1650 सीसी बच्चों, है ना। हमारी करीब 1450 है, 1400 से 1500 के बीच में, हमसे भी ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी। अब यहां पर है ना वो चीजें जो जिनके ऊपर हमें डाउट रहता है, कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी प्रूव होती है ना। हम कहते हैं ना, हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो उसके अंदर ब्रह्मास्त्र हम देखते हैं, पुष्पक विमान हम देखते हैं, सारी चीजें तो हम देखते हैं। एक तीर चलाया, मल्टीपल तीर बन गए, तीर गिर रहा है तो वहां पर बम फूट रहा है। एक्चुअली शायद वो सही था, मतलब तब की साइंस शायद हमारी आज की साइंस से ज्यादा इवॉल्व थी। वो लिटरेचर में मेंशन्ड है, उनका तरीका था उस चीज को मेंशन करने का, बट आई थिंक दैट वाज आल्सो साइंस। ब्रह्मास्त्र ये माना जाता है देवर द न्यूक्लियर वेपन्स, कि हाँ कि भाई उस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हुआ इन रामायण एंड इन महाभारत। तो न्यूक्लियर साइंस वाज मच मोर डेवलप्ड एट दैट टाइम, मच मोर एडवांस थी। और ये यहां से प्रूव भी हो रहा है कि भाई उनकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हमसे काफी ज्यादा थी, क्रेनियल कैपेसिटी वाज मोर। आगे बात समझ में। फर्स्ट डोमेस्टिकेट एनिमल्स, दे वर द फर्स्ट जिन्होंने जानवरों को पालना चालू करा, और पहला जानवर जिसको पाला गया, जो सबसे ज्यादा वफादार भी होता है, कुत्ता। फर्स्ट टू परफॉर्म केव पेंटिंग्स, पहली बार केव पेंटिंग्स, तो यहीं से सिंबल या हम कह सकते हैं लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज चालू हुआ बच्चों। तो पहली बार केव पेंटिंग्स करना स्टार्ट करा। ओमनिवोरस, कुछ किताबें इनको कार्निवोरस भी कहती है बच्चों, है ना, ज्यादा प्रेफरेंस हम ओमनिवोरस को ही देंगे। मोस्ट रीसेंट या डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न में, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हमारे एंसेस्टर, इसके बाद डायरेक्ट हम ही आए फिर, है ना। कहां से मिले इनके फॉसिल्स? फ्रॉम क्रो-मैग्नन रॉक्स इन फ्रांस। अल्टीमेटली बच्चों हम आगे धरती पर बोझ, है ना, मॉडर्न मैन कब इवॉल्व हुए? करीब 10,000 साल से 75,000 साल के बीच में हमारा एवोल्यूशन चल रहा था। क्रो-मैग्नन मतलब एक्चुअली धरती पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नियंडरथल्स भी थे, उनसे क्रो-मैग्नन इवॉल्व हो रहे थे, और उनसे हम भी इवॉल्व हो रहे थे। तीनों का एवोल्यूशन पैरेलल चल रहा था। नियंडरथल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, क्रो-मैग्नन बाद में खत्म हुए, उनमें से कुछ हमारे में इवॉल्व हो गए। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है हमारा बच्चों, है ना। अल्टीमेटली प्रॉपरली हम कब इवॉल्व पूरी तरह से इस धरती पर, हम ही कब रह गए? 10,000 साल के आसपास, फिर क्रो-मैग्नन नहीं बचे इसके बाद, ठीक। कब? उस समय क्या थी धरती पर? आइस एज थी बच्चों। कहां पर मेनली ह्यूमन इवोल्यूशन कहां माना जाता है बच्चों? ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कहां हुआ या कहां स्टार्ट हुआ। आंसर विल बी अफ्रीका, है ना, अफ्रीका में स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमने फॉसिल स्टडीज वगैरह करी बच्चों, या आज भी जो लोग रह रहे हैं, तो अफ्रीकन पॉपुलेशन में आपको डीएनए में वेरिएशन ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू एशिया, जो ये शो करता है कि मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशन वहां हुआ है, वहां से फिर माइग्रेशन हुआ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए सबसे ज्यादा जीन वेराइटी आपको अफ्रीका में मिलेगी, वो बाकी जगह कम मिलेगी बच्चों। क्रेनियल कैपेसिटी हमारी 1400 टू 1500, क्रो-मैग्नन की हमसे ज्यादा थी, हमारी करीब 1450 सीसी है बच्चों। और हमने क्या करा? हमने भी कुछ करा भाई, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया हमने, ठीक है, बहुत जरूरी था। तो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो। अब जो चीजें मैंने बोली कुछ मिसलेनियस, जो अब आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, मुझे बताया जाता है स्टूडेंट जियोलॉजिकल टाइम्स के नहीं पढ़ना चाहते, इस चैप्टर के डायग्राम्स आप इग्नोर करते हो, इंपॉर्टेंट हैं। और हार्डी-वेनबर्ग, तीनों चीजों का लेक्चर अलग से बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट कुछ नोट, प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं बच्चों, इसलिए याद रखना। 18,000 साल पहले,
है ना। कोई पूछे कि भाई एग्जैक्टली जो केव पेंटिंग्स वगैरह थी कब ये आर्ट डेवलप हुई, आज से 18,000 साल पहले। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड करीब 10,000 साल पहले। एग्रीकल्चर की शुरुआत करीब 10,000 साल पहले हुई बच्चों, है ना। तो एक और चैप्टर कंप्लीट होता है, 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब एक साथ 3 चैप्टर्स चल रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस तो चल ही रहा था, जेनेटिक्स, और जो आज आपको टाइम टेबल शेयर किया जाएगा उसमें हम कल से जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस तो चल ही रहा है। उसके बाद जो स्टार्ट होंगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, साथ में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और जब न्यूरल कंट्रोल हो जाएगा तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो जाएगा तो प्लांट फिजियोलॉजी का ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। पहले मैं प्लांट मॉर्फो प्लांट एना लेने वाला था, लेकिन उनको अभी इसलिए मैंने डिले कर दिया क्योंकि वहाँ सब रिलेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनमें समझने का कम, रटने का ज़्यादा होता है। बेटर ये कि हम प्रायोरिटी वाइज चलें, जिन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है और जो कंसेप्चुअल हैं, समझने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिनमें होती है, उनको पहले कंप्लीट कर लें। थ्योरेटिकल चैप्टर्स हम आराम से एनसीईआरटी से भी 2-2 लेक्चर्स 3-3 लेक्चर्स में खत्म कर सकते हैं बच्चों। और एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन लेक्चर्स वैसे भी आपको हम पैरेलल में प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। आपको वन शॉट लेक्चर्स आपने यदि नोटिस कराओ तो चैनल पे डेली या हर ऑल्टरनेट डे एक वन शॉट चैप्टर आ रहा है, कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो वैसे तो भाई आजकल देखा जाए तो कोई भी इतना नहीं पढ़ाता है आपको जितनी मेहनत हम कर रहे हैं। सब आपको एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन पढ़ा के अपना काम पूरा कर देते हैं, चाहे फिर नंबर आए नहीं आए, 300 320 पे अटक के रह जाते हो। हम वो काम कर रहे हैं जिससे एनसीईआरटी तो पूरी हमें याद हो ही जाए, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर से यदि कोई क्वेश्चन आती है या ज़्यादा डेप्थ का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम निकाल पाए। तो एज सच एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो हम करवा ही देंगे आपको, है ना। तो सिलेबस तो वहाँ पर खत्म हो ही जाएगा, बट हमारी कोशिश ये है कि डिटेल्ड लेक्चर्स भी कम से कम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा वो तो हम करें टिल फेब एंड। हमारे पास कम से कम फरवरी एंड तक का तो पूरा समय है, अभी भी ऑलमोस्ट 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस अपना हो जाएगा इतने डिटेल में पढ़ने के बावजूद भी। और इतना पढ़ लिया अपन एनसीईआरटी के साथ साथ तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आपके 350 से कम आए। ये तो पॉसिबल है। वो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन तो देखो कई बार होता है, इतना ज़्यादा कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया या बाय लक भी गलत हो जाता है। बट हाँ, इतना पता है कि फिर वो जो 90 क्वेश्चन करने हैं उसमें से 88 या 89 तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको आते ही आते होंगे, गलत हो ही नहीं सकते। और इतने नंबर आ गए तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे बच्चों, है ना। आपका भी डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम अ फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।